हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में जो आपका द्वितीय पत्र है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आपका अगला अध्याय जानतव रेशा यानी रेशम। तो आपको जो रेशे होते हैं उनके उद्गम के बारे में हम आपको बता चुके हैं। जो रेशे होते हैं पादपों से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसे कपास है, जूट है, लिनन है। अब आज हम आपको बताएंगे जानतव रेशे यानी जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो आपके जानतव रेशे कहलाते हैं। आपके इसमें कीड़े मकोड़े भी आते हैं, आपके बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, इनसे भी रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज का जो अध्याय आपका जानतव रेशे एनिमल फाइबर यानी रेशम सिल्क। तो मानव का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर यानी पेड़ पौधों प्लांट किंगडम है, आपका पादप जगत है एवं जंतु जगत पर ही निर्भर है। जो हमें पहनने के लिए कपड़े हैं, जो भी हमें जो उपयोगी दैनिक वस्तुएं हमें पेड़ पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होती हैं, चाहे वो आपका भोज्य पदार्थ हो, चाहे आपके पहनने का कोई वस्त्र हो। तो हमारा मानव जीवन, संपूर्ण मानव जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है। हमें भोज्य पदार्थ है, जल का है, ये सब हमें भूगर्भ से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। जानतव रेशा रेशम एनिमल फाइबर्स यानी सिल्क। जो रेशम है हमें रेशम कीट पालन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए रेशम कीट पालन को कहते क्या है। जो रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। यानी इनको एक बृहद स्तर पर पाला जाता है। चाहे आपका रेशम कीट पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, मछली पालन हो, उसी प्रकार जो मछली पालन होता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो रेशम है आपका, रेशम को वस्त्रों की रानी क्या कहा जाता है? वस्त्रों की रानी, ऑल फाइबर किंग, ऑल क्वीन ऑफ ऑल फाइबर। यानी जो रेशम है, रेशम को वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि जो रेशम है सबसे अद्भुत एवं सबसे अनोखी चमक, लौकिक सुंदरता, अत्यधिक आकर्षक कोमलता, मजबूती, सुंदर लटकनशीलता, प्रतिरोधक के लक्षण के गुण पाए जाते हैं। इसलिए रेशम को वस्त्रों की रानी यानी क्वीन ऑफ ऑल फाइबर भी कहा जाता है। रेशम अपनी अनोखी चमक एवं अलौकिकता के कारण, लटकनशीलता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम को सभी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। जो रेशम होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन रेशा है। जो आपका रेशम सिल्क है, आपका कैसा रेशा है? प्रोटीन रेशा, प्रोटीन फाइबर। क्योंकि जो भी जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। उनको लाल ग्रंथि, जो रेशम का कीड़ा होता है उनकी लाल ग्रंथियों में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसे प्रोटीन रेशा भी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि रेशमी वस्त्र गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मर्यादा, वैभव का सूचक माना जाता है। रेशम के कीड़े सहसूत की पत्तियों को खाकर जीते हैं। अब है जो रेशम कीट है, रेशम हमें किस पौधे से प्राप्त होता है? किस पेड़ पर जो रेशम का कीड़ा है रेशम का उत्पादन करता है? आपका सहसूत का जो पेड़ होता है, मलबरी, इसको क्या कहते हैं? सहसूत को मलबरी। यानी जो रेशम का उत्पादन होता है सहसूत के पेड़ पर ही होता है। तो रेशम होता है रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। किस होता है? रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ये सहसूत की पत्तियों को खाकर रेशम का उत्पादन करता है। इसका जो जीवन चक्र है सहसूत की पत्तियों पर इसका चलता है। यानी सहसूत की पत्तियों को खाकर रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब इसके उद्गम में विकास में आता है जो चीन है। चीन को रेशम का
जन्मदाता माना जाता है, यानी उसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी चीन से हुई थी। एक बार चीन की महारानी थी सी लिंगची, वहाँ के नाम ही ऐसे होते हैं। ये चीन की महारानी का नाम है सी लिंगची, जो रेशम की महारानी के नाम से जाना जाता है। सी लिंगची, एक बार सी लिंगची अपने घर अपने उद्यान में बैठकर चाय पी रही थी, जब उसने सहसुत के पेड़ पर एक कोकुन नाम की संरचना को देखा। ये आपकी एक किंवदंती समझो या पौराणिक कथा समझो, जहाँ से चीन का जन्म माना जाता है। तो उसी प्रकार चीन की महारानी सी लिंगची अपने उद्यान में बैठकर चाय पी रही थी, तो उसने सहसुत की पत्तियों पर उसने एक कीड़े को देखा, यानी कोकुन को देखा। उस कोकुन को उठाया, अपनी चाय में टी कप में डाल लिया। जब उसने कोकुन को टी कप में डाल लिया, टी कप में डालने के बाद उसने उस कोकुन को चाय के कप में से निकाला, तो उसने प्राप्त किया कि उस कोकुन के द्वारा एक चमकीले सुंदर धागे का उत्पादन हुआ। तो उसने ज्ञात हुआ कि इस कीड़े के द्वारा सिल्क यानी रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। तभी से चीन की महारानी को यानी सी लिंग को रेशम की रानी भी कहा जाता है। अब आता है रेशम का जो प्राचीन नाम है। रेशम तो एक प्रचलित रूप से आमतौर पर अपनी आम भाषा में आ चुका है, यानी जो रेशम का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है इसका? केददा, पट्ट, पीतांबर, तसर, चिनपट, पटवस्त्र, ये इसके प्राचीन नाम माने जाते हैं। विश्व में भारत को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान प्राप्त है, यानी पूरे विश्व में भारत को रेशम प्राप्त करने में चौथा स्थान माना गया है। कौन सा? चौथा स्थान माना गया है, यानी पूरे विश्व का जो चतुर्थ स्थान है आपके भारत का ही आता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में भी बृहत स्तर पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। ये रेशमी वस्त्र विशेष अवसरों, तीज त्योहारों, धार्मिक उत्सवों पर पहने जाते हैं, यानी जो रेशमी वस्त्र होते हैं विशेष अवसरों, तीज त्योहारों पर एक इनकी अलग सी पहचान होती है। इन्हीं तीज त्योहारों पर इन्हें एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है। चीन में रेशम वस्त्र निर्माण उद्योग 2000 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। चीन से जापान तक रेशम के कीड़े एवं सहसूत के बीज को किस प्रकार लाया गया, इसकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों को ना बताकर हम जो रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताएंगे। भारत में रेशमी वस्त्रों का प्रयोग अति प्राचीन काल से है। भारत में चीन से रेशम कीड़े किस प्रकार लाया गया, इसकी काफी कहानियां हैं। चीन की राजकुमारी ने भारत के राजकुमार से शादी करके, यानी चीन की जो राजकुमारी थी भारत के राजकुमार थे, जो राजा महाराज थे, आपस में शादी करके चीन से रेशम को भारत लाया गया। जब वो दोनों राजकुमार राजकुमारी आपस में प्रणय बंधन यानी एक बंधन में बनने के बाद चीन का उत्पादन भारत में किया जाने लगा। रेशम का उत्पादन भारत में भी होने लगा। इससे स्पष्ट होता है भारत में जम्मू कश्मीर, मैसूर, कर्नाटक, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, क्या है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मैसूर रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। भारतीय इतिहास में रेशम उत्पादन में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन राजा हर्ष के समय इसका निर्माण कार्य, जो भारत के जो राजा थे, राजा हर्ष के समय जो रेशम का उत्पादन दिनों दिन बढ़ता ही चला गया था। इसका उत्पादन बिहार, बंगाल, आसाम, जो आसाम में मूंगा रेशम आती है, जो उत्कृष्ट सुनहरे पीले रंग की पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन 1325 एवं 1350 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के समय रेशम का उत्पादन अधिक से अधिक होने लगा। अब आता है आपका रेशम का उत्पादन। रेशम का उत्पादन किस तरह से होता है, रेशम उत्पादन में कौन कौन से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? तो
रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला लाभ है। जो रेशम का कीड़ा होता है जब शहतूत की पत्तियों पर बैठता है तो अपने मुंह से एक लार निकालता है। मुख्य ग्रंथियों से क्या निकालता है? एक लार निकालता है। इसकी पत्तियों को खाकर वह रेशम का उत्पादन करता है। इस कीड़े को यानी जो रेशम प्राप्त करता है कीड़ा शहतूत की पत्तियों पर पलता है, उस कीड़े का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? बोम्बिकस मोराई। क्या है? बोम्बिकस मोराई। आपको इस नाम को भी याद रखना पड़ेगा। यानी जो रेशम कीट है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या था? बोम्बिकस मोराई। ये बोम्बिकस मोराई रेशम कीट यानी रेशम का उत्पादन करता है। जो रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, इसकी पत्तियों को खाकर वह जीते हैं, फिर रेशम का उत्पादन करते हैं। रेशम उत्पादन हेतु शहतूत की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक अच्छी क्वालिटी के रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम के कीड़े को पालना। अब आता है रेशम कोई कीड़े को पालने के लिए कौन कौन से प्रक्रिया, कौन कौन से चरण होते हैं, इनके माध्यम से हम रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला लार है, जो वातावरण की हवा में सूखकर एक कड़क तार के समान धागा तैयार किया जाता है। रेशम के कीड़े को पालना सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े को पालना रेशम उत्पादन की प्रथम प्रक्रिया मानी जाती है। यानी जो रेशम उत्पादन किया जाता है, रेशम का कीड़ा पाल रहे हैं, तो रेशम का कीड़ा पालने की जो प्रक्रिया है वो आपकी प्रथम प्रक्रिया कहलाती है। रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है। यानी जो रेशम के कीड़े का जो जीवन काल है, लाइफ साइकिल है, वो आपकी 2 माह होती है। कितने माह? 2 माह में वह धागा की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया करने लगता है। अतः हम कह सकते हैं रेशम उत्पादन के लिए इनकी 4 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। उन 4 अवस्थाओं को होना अति आवश्यक होता है। वो कौन कौन सी अवस्था हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं जिनके द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम उत्पादन की 4 अवस्थाएं। इन 4 अवस्थाओं के माध्यम से रेशम का उत्पादन किया जाता है। पहली आपकी अंडा। क्या है? अंडा। जो कीड़ा होता है रेशम का कीड़ा, पहले क्या देता है? वो अंडा। उसके बाद लार्वा। लार्वा अवस्था होती है। उसके बाद उसकी प्यूपा अवस्था होती है। फोर्थ अवस्था होती है उसकी कीड़ा। इसको कहा जाता है मोथ। इन 4 अवस्थाओं के गुजरने के बाद रेशम उत्पादन की क्रिया पूर्ण होती है। अतः रेशम उत्पादन के लिए इन 4 अवस्थाओं का होना आवश्यक है। रेशम प्राप्ति के लिए कोकून, पीपा, जो रेशम का जब प्राप्त किया जाता है तो कोकून को प्यूपा अवस्था में मार दिया जाता है। इस अवस्था में रेशम के जो कीड़ा होता है उसको मार दिया जाता है तथा कीड़े कोकून को फाड़कर बाहर निकलते हैं, आगामी फसल के लिए अंडा देना तैयार करते हैं। इस प्रकार रेशम के कीड़े उत्पादन 2 मुख्य कार्यों के लिए होता है। पहला आगामी फसल प्राप्त करने के लिए तथा कीड़ा तैयार करने के लिए। दूसरा है आपकी रेशम प्राप्त करने के लिए। तो उसमें इस प्रक्रिया में आपकी शहतूत की खेती की जाती है, कीड़ों को पालना होता है, कोकून की छटाई होती है,
गोंद को ढीला करना होता है तथा धागे निकालना होता है, धागों में ऐंठन देना होता है। अब इसके बाद आता है रेशम उत्पादन करने के लिए जीवन चक्र, यानी जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उसका जीवन चक्र किन किन प्रक्रिया में होता है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क बार्न, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क बार्न